हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, एक नए टॉपिक की आगाज करते हैं और वैसा ही आज भी करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक आवश्यक बात कर लूँ। आवश्यक बात नहीं, एक निवेदन ही कही आपसे, ठीक है, कि आप सभी से जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए होंगे कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है, ताकि इससे जुड़ी सारे भी जो वीडियो है वो सभी आप तक बहुत ही जल्द पहुंच जाए, ठीक है, और आप लोग इससे फ्री वीडियो से लाभान्वित। दोस्तों, यहाँ पे इस चैनल पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी क्लासेस चलाए जा रहे हैं, ठीक, वे सभी आप लोगों को ही मद्देनजर रख के चलाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है। यदि आपका कोई एक एम भी है तो इसके अलावा आप लोग अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, उनकी परीक्षाएं देते हैं, ठीक है, किसी न किसी एक एग्जाम में सफल होने का प्रयास करते हैं। तो यही कारण है कि हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं आप लोग के इसी जो भावी उद्देश्य है उसी को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्वयं तो लाभान्वित हुई ही, साथ में हमारे उद्देश्य में भागीदार भी बनिए, ठीक है। यही निवेदन है आप सभी से। चलिए, इन सभी बातों पे हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जनरली हम सभी समतल दर्पण में ही अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ओके। समतल दर्पण के ही सामने खड़े होकर के हम लोग डेली अपना प्रतिबिंब देखते हैं, मगर इस बात पे हम लोगों ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि यदि हम लोगों का अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना हो उस ऐनक पे, उस दर्पण पे, तो आखिर उस समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, उसकी कम से कम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ताकि हमारा पूर्ण प्रतिबिंब यानी पूरा पूरा चेहरा शरीर के साथ दिखाई दे, ठीक है। तो चलिए, यदि आप लोगों के मन में यह डाउट आ रहा होगा तो यहाँ पे वह डाउट आज क्लियर होने वाला है, ठीक है। और यदि यहाँ पे आप लोगों का यह डाउट क्लियर हो जाता है तो इस बार से यदि आप लोग दर्पण के दुकान पे जाते हैं तो अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने वाला दर्पण लेने में सफल हो पाइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना। पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना, देखिए दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है, एग्जाम्स के दृष्टिकोण से और हमारे दैनिक जीवन के लिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह तो डेली उपयोग होने वाला थ्योरी है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना, ठीक है, जब प्राप्त करने हेतु उस समतल दर्पण की न्यूनतम आवश्यक ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आप लोग निसंकोच इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है, कि जिस वस्तु का या जिस व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा उस व्यक्ति या उस वस्तु के ऊंचाई की आधी ऊंचाई का समतल दर्पण होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो वस्तु की आधी ऊंचाई होगी उस ऊंचाई की यदि हम लोग कोई समतल दर्पण लेंगे तो उसमें उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक। यहाँ पे पहले आप लोग देखिए, यह यदि कोई वस्तु है, ठीक है दोस्तों, और इसका हमें किसी समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो इसका जो मान लीजिए कि इसका ऊंचाई जो है वह कितना है, 10 मीटर, और इसका हमें किसी समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करना है और वह भी पूर्ण रूप, तो इसके लिए 5 मीटर का समतल दर्पण होना अनिवार्य होगा। 5 मीटर का समतल दर्पण होना अनिवार्य होगा। यहाँ पे क्या स्पष्ट इसका आंसर उभर के सामने आया कि किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु जो समतल दर्पण का आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई होगा वह उस वस्तु की आधी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों।
परंतु यहाँ पे तो मैंने कह दिया और आप लोगों ने सुन लिया, परंतु इसके पीछे का क्या प्रमाण है? कैसे मैंने कह दिया कि उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु जो समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई होगी वह उस वस्तु की आधे ऊंचाई की होगी। इसके पीछे क्या इतिहास है, क्या राज है, ठीक है, क्या साइंस कार्य करता है इसके पीछे, किस आधार पे मैंने इस बात को कर दिया, आखिर आप इस बात को कैसे माने? ठीक है दोस्तों, यह बात आप लोग के जहन में उभर के सामने आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को गंवाए बिना ही उसको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों मैंने ऐसा कहा कि किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उस वस्तु की ऊंचाई की आधे ऊंचाई का समतल दर्पण होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हम लोग सिर्फ कहेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, इसे प्रमाणित करने की भी यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज के बाद से आप भी यह समझ जाइए कि किस प्रकार से किसी दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यह कोई समतल दर्पण, ठीक है दोस्तों, क्या है, यह कोई समतल दर्पण, Mn इसका द्वारक, Mn इसका द्वारक है, और यहां पे मान लीजिए यह कोई वस्तु है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, यह कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई है ए बी। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हम लोगों को पूरा दिखाई देता है, और पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए बहुत सारे प्रकाशीय किरणों की आवश्यकता होती है। अर्थात यह कि उस वस्तु से बहुत सारे प्रकाशीय किरणें उस दर्पण पे जाकर के आपतित होती है, परंतु यदि उतने आपतित किरणों को हम लोग दर्शाएंगे तो हमारा फिगर देखने लायक नहीं रह जाएगा, या उसमें हम लोग किसी भी प्रकार के किरण आरेख को समझ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण किरणें होती है उन्हीं का सहारा लिया जाता है, और यहाँ भी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जो वस्तु है इसके भी शीर्ष से इस दर्पण पे किरण आपतित होगी, है ना, किरण आपतित होगी, और जब इस पे किरण आपतित होगी, ठीक है, तो अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी। ठीक है, अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाएंगी, और ठीक उसी आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए वह पुनः परावर्तित हो जाएगी। पुनः क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक आपतित किरण इस दर्पण पे आपतित होती है और परावर्तन कोण आर के साथ या पुनः परावर्तित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोगों ने देखा। इसके बाद देखिए, पुनः इसका जो निचला शीर्ष है, ठीक है, निचला पाद वाला भाग कर सकते हैं, ठीक है, निचला स्तर, वहां से भी इस दर्पण पे प्रकाशीय किरण आपतित होगी। ठीक है, वहां से भी इस दर्पण पे प्रकाशीय किरण क्या होगी, आपतित होगी, और यह भी ठीक उसी ही प्रकार जैसे यहां से हमने अभिलंब खींच लिया, तो इस अभिलंब के साथ वह आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए वहां से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं स्केल के सहारे इस आरेख को नहीं खींच पा रहा हूँ, तो इसमें जो लाइनें हैं वे टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, परंतु जो इसका उद्देश्य है वह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने इतनी बातों को देख ली, इसे मिला देने में हमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, यह मान लिया कि ये जो अभिलंब डाला है मैंने दोनों, उसी अभिलंब के समानांतर इस बिंदु से मैंने एक रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए, ठीक है, कि इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई x है, यानी ये वाला जो छोटा सा भाग है, ठीक है, जिसका कोई एक नाम दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं PQ। ठीक है, PQ, और इसका नाम देते हैं R बिंदु। ठीक है, तो यहाँ और इसका नाम हम लोग S दे देते हैं। ठीक है, ताकि समझने में। तो मान लीजिए कि जो PQ भाग है,
पी क्यू भाग की जो लंबाई है, ठीक है, वह कितनी है x। और यहाँ पे देखिए यह जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ए एम और पी, तो ए एम पी में हम लोगों ने देखा कि जो कोण ए एम क्यू बन रहा है यानी कोण आई, ठीक है, वह कोण आर के बराबर है, अर्थात क्यू एम पी के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो इस कारण से जो कोण आपस में बराबर है तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं है वह भी आपस में बराबर होंगी, यानी यदि PQ बराबर x होगा तो AQ बराबर भी कितना हो जाएगा, तो वह भी x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अब दूसरी बात देखते हैं, यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि जो B से प्रकाशीय किरण आपतित होती है इस दर्पण में, ठीक है, इस दर्पण पे, तो वह भी आपतन कोण के ही बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए पुनः इस दर्पण से परावर्तित हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी कोण I बराबर कोण R है, तो इन दोनों की जो सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक, इन दोनों की जो सम्मुख भुजाएं हैं वह भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। अर्थात भुजा बी आर बराबर भुजा पी आर, अर्थात यदि इसको y मान लेते हैं बी आर को, तो पी आर भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वस्तु होगा, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ए बी, ठीक है, ये भी वस्तु की ऊंचाई है, अर्थात इसे लिख सकते हैं ए क्यू प्लस पी क्यू प्लस पी आर प्लस बी आर। यदि इसका मान हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, जैसे ए क्यू का मान 100 हो गया, पी क्यू का मान 100 हो गया, पी आर का मान y हो गया और बी आर का मान y हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y या 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यह इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो दर्पण है एम एन, ठीक है, उसे यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। तो दर्पण की ऊंचाई में आप लोग देखो, ठीक है, दर्पण की ऊंचाई में आप लोग देखिए, दर्पण की जो ऊंचाई है वो कितने है, एम एन, और एम एन को हम लोग लिख सकते हैं कितना, एम एस प्लस एस एन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एम क्यू समानांतर किसके है, पी एस के, इसीलिए यह यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एम एन है वह ए बी के समानांतर खड़ा किया गया, ठीक है, अर्थात ये दोनों समानांतर है। और यहाँ पे जो दोनों अभिलंब डाले गए हैं दर्पण पे, यह भी दोनों आपस में समानांतर होंगे, क्योंकि दोनों जगह 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो समानांतर रेखाएं दो समानांतर रेखाओं को विभाजित करती है, इस प्रकार से यहाँ पे आयत का निर्माण होता है। और जब यहाँ पे आयत का निर्माण होगा तो जो इसकी सम्मुख भुजाएं है वह आपस में बराबर होगी, अर्थात जो एम एस है वह किसके बराबर होगा, पी क्यू के, अर्थात जो एम एस है अब उसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, बराबर एम एस की जगह लिख सकते हैं पी क्यू। और ठीक उसी प्रकार एस एन किसके बराबर हो जाएगा, तो पी आर के बराबर। तो यहाँ पे एस एन की जगह हम लोग लिख देंगे कितना, पी आर। और चूंकि पी क्यू का मान उसमें एक्स दिया गया है और पी आर का मान वाई दिया गया है, तो यहाँ पे जो दर्पण की ऊंचाई है वह कितनी सामने आती है, एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसी दर्पण की ऊंचाई को हम लोग किसमें पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि दर्पण की ऊंचाई समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या होता है। इक्वेशन 1 कहता है कि वस्तु की ऊंचाई बराबर, वस्तु की ऊंचाई बराबर कितनी है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और x प्लस वाई क्या है, तो
दर्पण की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू दर्पण की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, दर्पण की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे हो गया वस्तु की ऊंचाई बराबर 2 इंटू दर्पण की ऊंचाई, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दर्पण की ऊंचाई इक्वल टू किसका हो जाएगा, 1/2 वस्तु की ऊंचाई, 1/2 वस्तु की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यही हमारा व्यंजक हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो व्यंजक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा व्यंजक क्या निकल के सामने आता है कि दर्पण की ऊंचाई जो होगा वह वस्तु की ऊंचाई का आधा होगा, अर्थात दर्पण की ऊंचाई बराबर 1/2 वस्तु की ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिर्फ कहेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं कि जो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए वह वस्तु की ऊंचाई के आधे होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने इसे प्रमाणित करके भी देख लिया कि आखिर क्यों कहा जाता है कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के आधी ऊंचाई का वह समतल दर्पण होना अनिवार्य होता है। तो इन सारे बातों को हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया। अब मुझे उम्मीद है कि इससे संबंधित आप लोगों के जहन में कोई भी डाउट उत्पन्न नहीं हो रहा होगा। यदि इससे संबंधित कोई डाउट है आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, उसका उचित समाधान और निदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आप लोग से विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।